जय हिंद। हम लोग आज से बात करेंगे ऑक्सीलेशन टॉपिक का, जो क्लास 11th की फिजिक्स से रिलेटेड है। और ऑक्सीलेशन क्या होता है इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैं जिन कुमार प्रजापति फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई ब्रिज अपने खुद के ऑक्सीलेशन की वजह से क्या कोलैप्स हो सकता है? क्या आप ये सोच सकते हैं? क्या आप जानते हैं ये चीज कि कोई भी ब्रिज अपने खुद के वाइब्रेशन की वजह से कोलैप्स हो सकता है? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, कोलैप्स हो सकता है बेटे। 100% श्योर है, कोलैप्स हो सकता है अपने खुद के वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन की वजह से। क्योंकि हमने एक घटना भी अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में हमने देखा है, हमने पढ़ा है और सुना है कहानियों में कि हाँ ऐसी घटना है जो ये बताती है कि खुद के वाइब्रेशन की वजह से कोई ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। हम आज बेसिकली ये सेशन स्टार्ट करने से पहले उस घटना की चर्चा करेंगे और उसके बाद उस घटना के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो मैं बात कर रहा हूं उसी घटना के बारे में, क्योंकि बिना घटना बताए आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है, जिसका नाम है द कोलैप्स ऑफ टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज इसका नाम है। क्या नाम है? द कोलैप्स ऑफ द टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज। आपने सुना होगा ये बहुत ही। और आपको बता दें ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे वो कोई मैथमेटिशियन हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द कोलैप्स ऑफ द टैकोमा सस्पेंशन ब्रिज, टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उसके लिए, चाहे जो कोई भी हो। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात की हम चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान ले, तब हम बात करते हैं तो समझ में आता जाएगा। हिस्ट्री में ही आपको समझ में आता जाएगा कि हम ऑक्सीलेशन में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एक ब्रिज की जिसका नाम है टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज, जो 1940 में अमेरिका ने बनाया था। 1940 में अमेरिका ने बनाया था। और आपको ये भी बता दें, जानकारी की सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस टाइम पर टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई दूरदर्शन का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, उस टाइम पर इसकी जो ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, ये जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पर लगभग 10,000 मोर देन 10,000 पीपल्स अराउंड इसके ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे। और इस ब्रिज के 10,000 से भी ज्यादा, और ये अपने तरीके का, जो ये सस्पेंशन ब्रिज था, अपने तरीके का उस टाइम का सबसे बड़ा ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज में सबसे बड़ा ब्रिज था और लगभग 1.9 किलोमीटर का था। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, उस टाइम का ये इन कारपोरेट श्रेणी का ब्रिज था। उस टाइम का पहला ऐसा इन कारपोरेट श्रेणी का ब्रिज था। और आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था उस टाइम का। 1940 की बात बता रहा हूं, जब ये 1 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। कब की बात बता रहा हूं? 1 जुलाई 1940 को इसकी ओपनिंग हुई थी बेटा। और 10,000 से भी ज्यादा लोग थे वहां पर। और उस टाइम दुनिया का वो पहला सस्पेंशन ब्रिज था और तीसरा सबसे लार्जेस्ट ब्रिज था। और एक बात बता दें कि ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया 1 जुलाई 1940 को और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन बात आती है 7 नवंबर और 1940 में ही, और लगभग 4 महीना 7 दिन के बाद, कितने 4 महीना 7 दिन के बाद 1940 अप्रॉक्सीमेटली 11:00 AM पर उस दिन बहुत हवा चल रहा था। और उस हवा की वजह से क्या हुआ? हवा चल रहा था, उस हवा की वजह से वो जो ब्रिज था वो ब्रिज ऑक्सीलेट करने लगा। और उसके ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खुद के ऑक्सीलेशन की वजह से ही कोलैप्स हो गया। अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे था और
थर्सडे था और 11 बजे वो कोलैप्स हो गया 7 नवंबर 1940 को। और ये जो घटना थी ना, ये घटना कहीं ना कहीं फिजिक्स में एक बहुत क्रांतिकारी चीज साबित हो गई। और इसी थ्योरी से, इसी घटना से जो थ्योरी निकल कर आई, इसी थ्योरी से हमें एक चीज और पता चल गया। क्या पता चल गया? कि विंड इंड्यूस्ड, क्या पता चला? विंड इंड्यूस्ड ऑक्सीलेशन, ये पता चल गया इस घटना से। क्या पता चल गया? विंड इंड्यूस्ड ऑक्सीलेशन। क्या पता चला? विंड इंड्यूस्ड ऑक्सीलेशन। तो आपको टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज में इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप कि मैंने हिस्ट्री क्यों बताई, क्योंकि हमको बताना था आपको ऑक्सीलेशन। और ऑक्सीलेशन की देखो न्यू पढ़ रही है, और ऑक्सीलेशन के बारे में लोग जानने के उत्सुक हैं, और ऑक्सीलेशन पर स्टडी करने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारे डेली लाइफ में, ऐसा नहीं है कि एक ही दो घटना है, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम टैकोमा ब्रिज जैसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं, और ऑक्सीलेशन को पढ़ने से पहले हम उन सब चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी रहे हिस्ट्री। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम आगे। और हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की 11th क्लास में जब आए, क्योंकि आप ऑक्सीलेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीलेशन से पहले ही आपने बहुत सारा फिजिक्स आपने जान लिया है, आपने बहुत सारा फिजिक्स जान लिया है। तो आपके डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में ऑक्सीलेशन को समझने के लिए और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, और उसको दे रहे हैं, कैसे आप समझें। देखिए, आप 11th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो धीरे धीरे मैकेनिक्स की ओर बढ़ रहे थे, और प्योर मैकेनिक्स की ओर बढ़ रहे थे। तो उसमें एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन। क्या रेक्टिलिनियर मोशन किस तरीके का मोशन है, ये आप बता सकते हैं? जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो एक ऐसा मोशन है कि इफ यू थ्रो अ बॉडी इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन दैट बॉडी इज नॉट बाउंस बैक टू द सेम पॉइंट, और वो बॉडी सेम पॉइंट पर बैक होकर ना आ पाए, वो उसी पॉइंट पर रह जाए वहां पर। और रेक्टिलिनियर मोशन मैं ऑक्सीलेशन से कनेक्ट करके बता रहा हूं, इसलिए इसको ऐसा बता रहा हूं। ऐसा नहीं है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेट पाथ पर चलता है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन मैं ऑक्सीलेशन से कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए इसको ऐसा बता रहा हूं। जैसे आपके हाथ में गेंद है बेटा, उस गेंद को फेंक दें आप, उस गेंद को फेंक दें, अब वो गेंद आपके पास आए ही ना, आपने जमीन पर लुढ़काया, वो लुढ़क कर चली गई, वो आई ही नहीं। ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। समझ रहे हैं ना बात आप? लेकिन जब आप और आगे मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो एक चीज और भी तो पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी ऑक्सीलेट करता है तो ऐसे ऑक्सीलेट करें, सॉरी, मोशन में आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बात की आपको आपके रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरी हमने क्या बात की? प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या देखते थे कि किसी बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं तो ऐसे चला गया, यहां पर आया ही नहीं अपनी जगह पर, मतलब अपने पाथ को क्या कर रहा है? रिपीट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपने मैकेनिक्स में ये दोनों पढ़ा, ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग मोशन है। कैसा है? नॉन रिपीटेटिव मोशन है ये, या हम ऐसे कहते हैं कि नॉन रिपीटिंग मोशन है ये। यही तो है बेटा ना, ये रेक्टिलिनियर मोशन, या कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, यही तो है। आपने ये देख लिया कि ये अपने पाथ को एक सर्टेन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट ही नहीं करता है। ये जहां गया वहीं फिक्स होकर चला गया, रह गया, आ ही नहीं रहा वापस, बुलाते रहो आ जाओ, नहीं आ रहा है वो। लेकिन जब आप 11th क्लास पढ़ते थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपने एक चीज और पढ़ लिया जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ लिया आपने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा आपने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं बेसिकली जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा धैर्य बना के रहिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ा आपने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ा आपने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या देख रहे हैं कि अ बॉडी इज रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट
and it is the repeat its path again and again after the fixed interval of time। एक निश्चित समय के बाद वो अपने पाथ को क्या कर लेता है, अगेन एंड अगेन ऐसे रिपीट करता रहता है। लेकिन क्या रेक्टिलिनियर में ये हो रहा था? प्रोजेक्टाइल में क्या ये हो रहा था? नहीं हो रहा था। इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक कैसा पाथ है, कैसा मोशन है? ये एक रिपीटिंग मोशन है। क्या है बेटा? ये क्या रिपीटिंग मोशन है। आगे और आप 11th क्लास में पढ़ते पढ़ते आइए तो आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने एक चीज पढ़ा, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा, जिसका नाम है कि मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। ये पढ़ा आपने। तो जब आपने ये पढ़ा मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट, तो इसमें भी क्या देखा आपने? कैपलर साहब ने बताया कि ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड इट विल रिपीट्स आवर पाथ, या कह सकते इट विल बी रिपीट्स इट्स पाथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यही तो बताया उन्होंने, अगेन एंड अगेन ये होता रहे। तो इसका मतलब आपने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मोशन एंड ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट पढ़ा, ये भी किसका बेस्ट एग्जांपल है? ये भी बेस्ट एग्जांपल है रिपीटिंग मोशन का। किसका एग्जांपल है बेटा? रिपीटिंग मोशन का। अब आप बताइए कि आप पूरे अपने 11th में, मैं केवल आपके 4 चैप्टर की बात कर रहा हूं, जिसको आप एनएलएम बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं, और फिर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड सैटेलाइट। 4 एग्जांपल मैंने आपको दिया, और 4 में हमने क्या बताया कि 2 नॉन रिपीटिंग मोशन है और 2 हमारे पास कैसे हैं? रिपीटिंग मोशन है। यही तो मैंने बताया आपको। नॉन रिपीटिंग मोशन का मतलब क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग मोशन का मतलब हो गया कि बॉडी इंटरवल ऑफ एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिपीट ही नहीं कर रहा है, वो जहां गया वहीं शिफ्ट हो गया। इसमें कह रहा है नहीं, मैं अपने पाथ को रिपीट करूंगा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ही मैं अपने पाथ को रिपीट करूंगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड सैटेलाइट कहता है। समझ में आ रही है बात ना? हम जो टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज बताया था ना, उस धीरे धीरे उसको कनेक्ट करेंगे अभी, कि कैसे हम लोग ऑक्सीलेशन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे उसको। रिपीटिंग मोशन ये होगा। अच्छा, एक बात बता दें, लाइफ में जरूरी नहीं है कि यही 2 एग्जांपल है रिपीटिंग मोशन के, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अपने जीवन में आप ऐसे निगाह दौड़ाइए तो आपको बहुत सारा एग्जांपल मिलता रहेगा कि रिपीटिंग मोशन क्या है। आपको छोटा सा आपके जीवन का एग्जांपल देते हैं, याद आ गया तो दे रहे हैं। रोज आप स्कूल जाते हैं, स्कूल 8 बजे से 2 बजे का है, 8 ही बजे स्कूल लगना है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। रोज यही है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं है कि 6 घंटे आपको स्कूल में रहना है। 6 घंटे में उसके बाद फिर 24 घंटा होता है, तो फिर आप उसमें 18 घंटे बाद फिर आप स्कूल आएंगे, फिर अगले 18 घंटे बाद स्कूल आएंगे। फिर अब वो एक्सेप्शन केस मत लीजिएगा कि बीच में छुट्टी हो गई, त्योहार आ गया, संडे आ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप ऐसे देखें, मान लो कि स्कूल गए हैं आप, 40-40 मिनट का बाद एक बेल हो रही है। क्या है ये? एक रिपीटिंग मोशन ही तो है कि हर एक 40 मिनट के बाद एक बेल होगा, फिर एक बेल बढ़ेगा, मतलब उसके मतलब पीरियड को बता रहा है नहीं बता रहा है, ये मोशन है कि नहीं है? तो कहने का मेरे यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बुकिस्ट एग्जाम्पल को ही अपने आसपास देखें। आप ना बुकिस्ट एग्जाम्पल को ही देखें, अपने आसपास के जो एग्जाम्पल है उनको भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने लाइफ में देख सकते हैं। वो क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम है। ऐसे आपको और भी एग्जाम्पल बता दें, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल वॉच, ये भी लिख दूं, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल वॉच। वॉल वॉच जान रहे हैं ना बेटा? दीवार की घड़ी के पेंडुलम का मोशन। ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और भी लिख देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, झूला झूलना। ये दोनों मोशन भी तो आपको रिपीटिंग मोशन मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं दोनों मोशन के बिहाफ पर हम एसएचएम के ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर दें, और भी तो एग्जाम्पल है, और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो कौन सा एग्जाम्पल है? और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन सा, क्या नाम है उस एग्जाम्पल का?
तो मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, जैसे हम मान लें कि ये हमारा एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट करके एक बॉडी को बांध दिया और इस बॉडी को थोड़ा सा खींचकर इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये अपनी मेन पोजीशन पर फिर से वापस इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा या बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा। तो आपने ये भी देखा यहाँ पर, आप ये सब एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो आगे आ जाते हैं कि आपको हमने पहले बताया कि ये एक नॉन रिपीटिंग मोशन है और ये यहां पर ये सब जितने भी एग्जांपल हैं ये सब एक रिपीटिंग मोशन है, ये सब रिपीटिंग मोशन है। हमने दो एग्जांपल यहां पर सबसे पहले लिए थे। पहले थोड़ी सी कैटेगरी पढ़ते हैं, फिर और भी एग्जांपल पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, दो एग्जांपल से हम ऑक्सीलेशन को डिफाइन कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि यहां पर एक एग्जांपल देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक एग्जांपल देखा आपने मोशन ऑफ द प्लेनेट, और दूसरा एग्जांपल देखा मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल वॉच, और तीसरा देखा स्विंग ऑन द स्विंग। ये सब के सब रिपीटिंग मोशन है, ये सब के सब रिपीटिंग मोशन है। लेकिन क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि ये दोनों एग्जांपल और ये दोनों एग्जांपल सेम है क्या? नहीं सेम है भाई, नहीं सेम है। ये रिपीटिंग मोशन है, ये भी रिपीटिंग मोशन है, लेकिन इसका मोशन आप देखते हैं कि इट विल बी रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। देयर आर नो मीन पोजीशन, ठीक है, यहां पर कोई भी मीन पोजीशन नहीं है। बट इन दिस एग्जांपल मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल वॉच, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इट इज द फिक्स्ड पोजीशन दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट इट विल बी ऑक्सीलेट लाइक दिस, ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, this is also called extreme point, this is the equilibrium condition, it will be oscillate around this like this, इस तरीके से ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो ये भी तो अपने पाथ को रिपीट तो कर रहा है, पाथ को रिपीट तो कर रहा है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि अपने पाथ को जैसे ये कर रहा है वैसे तो नहीं है, रिपीट तो कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी को बोला गया कि दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या बोला गया बेटा? इसी को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? यही अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने पाथ को कंप्लीट कर ले रहा है, इसलिए ये पेरियोडिक तो है। ये क्या है? पेरियोडिक मोशन है। ये भी एग्जांपल है पेरियोडिक मोशन का, लेकिन इस स्पेशल काइंड ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आप समझ गए होंगे कि द मोशन of the planet and satellite is a periodic motion because of it will be repeats its path regular interval after the regular interval of time। ये भी क्या है कि repeats its path after the regular interval of time, but it is not complete the complete path। complete path को complete नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे एक सर्कुलर पाथ नहीं बना रहा है, बल्कि एक इस तरीके का ऑक्सीलेशन कर रहा है कि अपनी मीन पोजीशन के इधर व उधर है, इसलिए इसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि ये जो मोशन कर रहा है उसका नाम है टू एंड फ्रो मोशन। क्या नाम है इसका? टू एंड फ्रो, या हम इसको कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसको लिखते चलिएगा। तो मेरा तो इसी में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप इसको लिखते चलिएगा, अपना कॉपी पेन नोट से लेकर बैठिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। तो ये मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहाँ कोई मेन पोजीशन नहीं है, ये पीरियोडिक मोशन है, ये भी एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन है। लेकिन इस स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीलेशन मोशन है। क्योंकि आप देखें कि प्लैनेट्स और द सैटेलाइट या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पाथ ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल वॉच में देखें स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, झूला झूल रही लड़की, कोई भी झूले पर बैठी हुई लड़की है तो ऐसे झूल रही है इधर व उधर अपनी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के राइट, मेन पोजीशन से लेफ्ट, मेन पोजीशन से राइट, मेन पोजीशन से लेफ्ट आएगी और जाएगी, लेकिन ये अपनी पूरी पाथ कभी कंप्लीट नहीं कर रही है। तो ये जो है ना, ये कौन सी कंडीशन है इसकी? ऑक्सीलेटरी मोशन की कंडीशन है। यही ऑक्सीलेटरी मोशन है, यही ऑक्सीलेटरी मोशन है। ठीक बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन का और भी एग्जांपल है मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, मोशन ऑफ
स्प्रिंग मास सिस्टम, ये भी एग्जांपल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, आप पानी तालाब वालाब के किनारे कभी खड़े होइएगा, ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। तालाब के किनारे आप खड़े होइएगा और आप क्या करिएगा, पत्थर फेंक दीजिएगा तालाब में, और एक कागज की नाव बनाकर उस पानी के आउटर सरफेस पर आप रख दीजिएगा, बोट ऑफ द पेपर, वो आप रख दीजिएगा, और फिर आप पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो पत्थर जब पानी के सरफेस से टकराता है तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है, और वो डिस्टरबेंस वाटर के सरफेस पर कुछ इस तरीके से ऐसे एक वेव के फॉर्म में कह सकते हैं कि प्रोपागेट करता है। और आप जिस कागज की नाव को उसमें पानी के आउटर सरफेस पर रखेंगे अपर लेयर पर, तो देखेंगे वो अप एंड डाउन ऐसे मोशन करता है। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है, ये भी ऑक्सीलेटरी का एग्जांपल है। एक इमेजिनरी टनल खोद दीजिए अर्थ के सेंटर से होते हुए, एक इमेजिनरी टनल खोदिए अर्थ के सेंटर से होते हुए, और उसमें एक हाथ डालकर एक बॉल गिरा दीजिए, और आप देखेंगे कि बॉल उस टनल से एक ओर से डालते हैं दूसरी टनल दूसरी ओर गिरेगा ही नहीं, उसी में मोशन करता रहेगा। उस टनल के अंदर, अर्थ के अंदर जो टनल आपने खोदा है ना इमेजिनरी, उसी में यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे इसी में मोशन करता रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीलेटरी मोशन, ये भी ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आप यू शेप की वो ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए, उसमें ऑक्सीलेशन, उसका भी ऑक्सीलेशन क्या है, उसको टू एंड फ्रो मोशन वो भी करता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ऑक्सीलेटरी मोशन के रूप में दिखेगा। तो हमें आपको बताया कि इस तरीके से हम पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूं। और वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीलेटरी मोशन का। अबाउट टॉसिंग अप एंड डाउन इन द रिवर, हाँ ये सब एग्जाम्पल हैं। आपको और बता दें कि कुछ ऐसे भी फिजिकल फेनोमेना हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ऑक्सीलेटरी मोशन की स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, तो इन सब की स्टडी करने के लिए भी ऑक्सीलेटरी मोशन की स्टडी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। दूसरा, डायफ्रेम ऑफ द ह्यूमन ईयर, तो आदमी की कान के डायफ्राम की स्टडी करने के लिए भी ऑक्सीलेटरी मोशन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और आपको ये भी बता दूं कि अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग ले तो उसके कान के जो, या उसकी जो सेंसिटिविटी का है ना उसके, तो उसकी जो ऑक्सीलेटरी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.8 सेकंड की है। और डायफ्राम ऑफ द स्पीकर या टेलीफोन ले तो उसकी भी स्टडी के लिए ऑक्सीलेशन मोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, बताते चलो। मैं ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऑक्सीलेटरी मोशन आप कैसे समझेंगे। जब आप साउंड बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो एयर के मॉलिक्यूल्स इस मीडियम में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल इस मीडियम में जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपनी ही उसी मीन पोजीशन पर रहकर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो इनका जो वाइब्रेशन है अपनी मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर जो वाइब्रेशन है, ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। मैं आपको और भी एग्जांपल दूं, सॉलिड में जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है सॉलिड के अंदर, तो भी वो अपनी मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर वहां पर भी वो ऐसे ही वाइब्रेट करता है सॉलिड के अंदर भी, और इस तरीके से वाइब्रेशन होता रहता है। तो दीज आर कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीलेटरी मोशन। और आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीलेटरी मोशन मैंने आपको बताया कि तो कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक चीज और आपको बता दें कि जब हम इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ लिए, इतनी सारी चीजों को देख लिए कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, तो हम अब मोशन को मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के सामने, और उसकी कैटेगरी को भी हम बतला सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो उस पर भी हम लोग बात कर लें। मोशन को हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्सीलेशन की भी है पर याद रखना कि अब हमने इतना सारा एग्जांपल और सारी चीजें पढ़कर ऑक्सीलेशन के आधार पर या बेसिस पर हम मोशन को ऐसा वो डिवाइड करने चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मोशन को हम इन्हीं आधारों पर ही केवल डिवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे
बेसिस हैं जो जब मोशन को कैटेगरी करने के लिए, लेकिन बस मैं जस्ट ऑक्सीलेशन के बेसिस पर कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे, हाँ देखो एक एग्जांपल और मुझे याद आ गया ऑक्सीलेशन का। एग्जांपल क्या है, जैसे कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो तार वाले होते हैं, वो भी ऑक्सीलेट ही करते हैं, जैसे वायलिन, सितार, गिटार। उसमें भी जब आप वायर को प्लग करते हैं और खींच कर छोड़ देते हैं तो वो वायर अपने मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर ऑक्सीलेट करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ये भी याद रखना, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, फ्रीक्वेंसी करें वो मूवमेंट या एम्पलीट्यूड उनका कम होता है। तो उसमें भी आपको पता चल सकता है कि मेन पोजीशन के हेयर एंड देयर ऑक्सीलेशन होता रहता है इनका। जो उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलता है फिर हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमको बड़ी प्लेजर महसूस होती है। तो ये सब भी ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने चल रहा हूँ। हमने आपको बताया कि अब ऑक्सीलेटरी मोशन के आधार पर मोशन को कैटेगरी करने चल रहे हैं। तो हम 2-3 कैटेगरी यहां पर करेंगे। एक तो हम बात करेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन की, नॉन पीरियोडिक मोशन की। हाँ ये तो मैं लिखना ही भूल गया कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, एसएचएम पढ़ा रहा हूं और आपके बुक में ये ऑक्सीलेशन नाम है इसका। क्या नाम है? ऑक्सीलेशन। जनरली बुक वाले एसएचएम भी लिखते हैं और उसी बेसिस पर मैं मोशन को कैटेगरी करने चल रहा हूं। और मैंने आपको बढ़िया से समझाया कि पीरियोडिक क्या है और ऑक्सीलेशन क्या है, ये हमने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं, एग्जाम्पल लेकर अच्छे से बताया। नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो आप तुरंत बताएंगे क्या है? रेक्टी लीनियर मोशन, ये शुरुआत में हमने बताया। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब आपके क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। और आपको बताने की अब जरूरत नहीं है मुझे कि नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, कि ये फिक्स्ड या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपने पाथ को रोटेट ही नहीं करता है, जहां गया वहीं का होके रह गया, ये नॉन पीरियोडिक है। जैसे एक कार गई एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर, अब पता चले कि उस पाथ पर ना होकर है, कहीं और किसी पाथ से होकर है, कैसे भी आए, तो ये सब रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाते हैं। दूसरा आता है, क्या आता है? पीरियोडिक मोशन। क्या आता है बेटे? पीरियोडिक मोशन। ये होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन सेड टू बी, क्या कौन सा मोशन होता है? उस मोशन को कहते हैं जिसे बोलिए क्या होता है? जिसमें कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करे कंटिन्यू रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। क्या करे? फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर अपने पाथ को क्या करे बेटा? रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे, अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है, उसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया? एग्जाम्पल थोड़ी देर में लिखेंगे ताकि कैटेगरी बन जाए बढ़िया से। चलो मैं लिख ही देता हूं, चलो लिख देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था इसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको? मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट्स। फिर हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल वॉच, ये हमने आपको एग्जांपल दिया था। और फिर क्या दिया था? मोशन स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, ये एग्जाम्पल दिया था आपको। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये ऐसे एग्जाम्पल दिया था। तो 5 एग्जाम्पल हो गए। बहुत एग्जाम्पल तो हमने आपको कई बताया, लेकिन अब फिर से अब उतना लिखना बहुत वो हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा? पीरियोडिक मोशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमने क्या किया? एसएचएम में डिवाइड किया। अब आ गया आपका टॉपिक, अब आया एसएचएम में डिवाइड किया। और एक हमने क्या किया?
नॉट एसएचएम में डिवाइड किया, नॉट एसएचएम में, दिख रहा है ना बेटा, हाँ नॉट एसएचएम में डिवाइड किया, ये हमने नॉट एसएचएम में डिवाइड किया। अब आपको बता दें कि पीरियोडिक मोशन आपको बताया हमने कि जिसमें कोई बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे और कोई मेन पोजीशन ना हो, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऐसे मोशन कर रहा हो, तो इसमें आपको हमने बताया कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है और मोशन ऑफ द प्लेनेट हो सकता है। ये पीरियोडिक है, समझ में आ रही बात, समझ पा रहे हो ना, ये क्या है, पीरियोडिक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, हमने आपको दिया एग्जांपल मोशन के ऑफ द पेंडुलम ऑफ द बॉल वॉच, और क्या दिया हमने आपको क्या दिया, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, या मोशन ऑफ, हाँ ये सारी मोशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सारा हमने आपको दिया। देखो बेटा एक चीज और, पीरियोडिक जो है ना मोशन, वो एक और कैटेगरी में डिवाइड है, ऑक्सीलेशन एंड नॉन एक्स ऑक्सीलेशन। देखो ये ऑक्सीलेशन, मुझे लग रहा था ऑक्सीलेशन एंड नॉन ऑक्सीलेशन, एंड नॉन ऑक्सीलेशन, नॉन ऑक्सीलेशन, और ये जो ऑक्सीलेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसका नाम है एसएचएम एंड नॉट एसएचएम, एंड नॉट एसएचएम, ये है इसका मोशन का ये कैटेगरी है, ठीक है बेटा, ये है। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ प्लेनेट एंड द सैटेलाइट, और मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द बॉल वॉच, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, और मोशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो पेंडुलम पीरियोडिक मोशन में ये सारे के सारे आ गए, सब के सब पीरियोडिक हो गए, सब के सब पीरियोडिक हो गए। लेकिन पीरियोडिक को अगेन डिवाइड कर दिया, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी मोशन कह सकते हैं, या नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी लिखे ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन, और इसको भी लिख देते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, इसको ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, इंक डाल लेते हैं। हाँ तो बेटा यहां तक हो गया, एग्जांपल हो गया ये। तो ऑक्सीलेटरी मोशन और नॉन ऑक्सीलेटरी, और ऑक्सीलेटरी को एसएचएम और नॉट एसएचएम में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और यहां पर देखा कि पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन के दो पार्ट हो गए। अब हमने जो 4-5 एग्जांपल लिखा है ना, इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा क्या होता है। देखो इस ऑक्सीलेटरी मोशन में एक चीज तो हम समझ गए कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के इधर या उधर मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या है कि उसकी पूरी की पूरी जो फोर्स है लगने वाला उस बॉडी पर, वो पूरा जीरो है, ये पूरा जीरो है। एक चीज और बता दूं कि इसमें एक एग्जांपल और भी आ सकता है ऑक्सीलेटरी मोशन में, बता दूं आपको। आपने देखा होगा कि एसी वोल्टेज सप्लाई, तो जो वोल्टेज का ऑक्सीलेशन है, वो वोल्टेज का ऑक्सीलेशन भी मेन वैल्यू, यानी कि जहां पर जीरो होती है, मेन वैल्यू के हेयर एंड देयर ऑक्सीलेट करता रहता है, वो चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये सब एग्जांपल है ऑक्सीलेटरी मोशन का, लेकिन अभी ऑक्सीलेटरी मोशन हम आपको और डिटेल में बता रहे हैं। तो अगर आप कहें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम कहें कि मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसे ये हाथ है, और इसने दिख रहा है ना, ये हाथ आपको कट रहा है, ये इधर से कुछ कटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। कैसे बनेगा हाथ, सपोज कर लो ऐसे बन जाएगा, और एक धागा है जिसमें आपने एक किसी पत्थर को, स्टोन को बांध कर आप ऐसे घुमा रहे हैं, जो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये किसका एग्जांपल है, नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। या मैं बन नहीं रहा है तो ऐसे ही इसे बना देता हूं। क्या है ये एक हमारे पास स्टोन है
जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये एक नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है। और दूसरा एग्जांपल आपको बता दूं कि ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन एक ऑक्सीलेटरी मोशन का, नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है, यानी कि पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है और ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। तो अभी आपके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो अभी बताया पीरियोडिक इसका एग्जांपल है, तो भैया पीरियोडिक दो कैटेगरी में डिवाइड है। पीरियोडिक कितने में डिवाइड है? दो में डिवाइड है, एक ऑक्सीलेटरी में, एक नॉन ऑक्सीलेटरी में। तो ये दोनों एग्जांपल पीरियोडिक के तो हैं एग्जांपल, बेसिकली पीरियोडिक के तो ये पूरे एग्जांपल हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना इसमें से छांट रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पीरियोडिक बताया, पीरियोडिक का इतना सारा एग्जांपल लिखा। अब हमने पीरियोडिक मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन ऑक्सीलेटरी और ऑक्सीलेटरी। तो अब इस एग्जांपल में भी तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा पीरियोडिक होते होते नॉन ऑक्सीलेटरी है और कौन पीरियोडिक होते होते ऑक्सीलेटरी है। तो हमने बताया कि ये पीरियोडिक होते होते नॉन ऑक्सीलेटरी है, ये तीन क्या है? पीरियोडिक होते होते ये क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो हमने इन तीनों का अकाउंट यहां पर खोल दिया, कि तुम तीनों क्या हो? ऑक्सीलेटरी मोशन हो। अभी भी लेकिन पेच फंस गया, क्योंकि ऑक्सीलेटरी मोशन फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, किसमें? एसएचएम में और नॉट एसएचएम में। तो फिर आपको देखना होगा एसएचएम क्या है। तो आपको बता दें, जो ऑक्सीलेटरी मोशन है बेटा ना, उसकी एक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n होता है। याद रखना, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। और आप इससे पहले भी आप पढ़कर आए हैं वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में, और आप पढ़कर आए हैं उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ सब पढ़ कर आए हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम वहां सब आपको मिला था। तो आप ये सब पढ़ कर आए हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो ऑक्सीलेटरी मोशन का ये एक जनरल इक्वेशन है। क्या है ये? जनरल इक्वेशन है। और इस जनरल इक्वेशन में आप n की वैल्यू अगर आप रखना चाहेंगे तो n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऑड वैल्यू को रखेंगे। किसको रखेंगे? ऑड वैल्यू को रखेंगे। किसको रखेंगे बेटा? ऑड वैल्यू को रखेंगे। और अगर आप देखें कि n की वैल्यू 1 रख दें, आप क्या कर दें? n की वैल्यू 1 रख दें, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दिया। और जब आप n की वैल्यू 1 से बड़ी रख देते हैं, किससे बड़ी रख देते हैं? 1 से बड़ी रख देते हैं, लाइक एज n की वैल्यू 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, 4 नहीं रखेंगे, 2 भी नहीं रखेंगे, 3, 5, 7 और 9 एक्सेट्रा ये सब रखेंगे, तो आप देखेंगे कि यू विल गेट माइनस के एक्स टू द पावर n, और n की वैल्यू इतनी, तो आप देखेंगे नॉट एसएचएम की इक्वेशन आ गई आपको। बस इतना सा आपको समझना था कि एसएचएम कब होगा एक पीरियोडिक, ये पीरियोडिक से होते होते ऑक्सीलेटरी मोशन में एसएचएम कब होगा और नॉट एसएचएम कब होगा। आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं कह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन का एक जनरल इक्वेशन होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि ये सब इक्वेशन कभी मैंने पढ़ाया नहीं, इंट्रोडक्शन का वीडियो है और उसमें ही ये इतना भयंकर तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर ले आए, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये सारा का सारा खेला मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू माइनस के टू द पावर एक्स के इंटू एक्स टू द पावर n है, और n की जहां पर क्या वैल्यू होगी? 1, 3, 5, 7 ऑड वैल्यू होगी, और ये जनरल एक्सप्रेशन है ऑक्सीलेटरी मोशन का। और जब n की वैल्यू 1 होगी तो इसी को केवल एसएचएम बोलेंगे और बाकी सबको नॉट एसएचएम बोलेंगे। अब आपको एक चीज और बता दें, यहीं पर लगे हाथ, एक चीज बता दें, मैं इधर का मिटा दूं तब बता सकता हूं, इसको इधर का मिटाना पड़ेगा। देखो बेटे, आप यहां पर देख रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये चीज आप देख रहे हैं। और F एक रिस्टोरिंग फोर्स है। इसका मतलब अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लें आप ना, स्प्रिंग मास सिस्टम ले लें आप अगर, और ऐसे कुछ इस तरीके से, और स्प्रिंग में ऐसे कनेक्ट करके ऐसे छोड़ दे इस बॉडी को, और इस पर कोई फोर्स अगर नहीं लगा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो इस पे लगने वाला जो इंटरनल फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा। इस इंटरनल फोर्स को ही आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कि क्या बोलते हैं इसको? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है?
तो मैं आपको बता दूं, जब किसी आप स्प्रिंग को खींचते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तो स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स भी आपके उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं और अंदर की ओर स्प्रिंग को कंप्रेस ना हो, एक्सपैंड ना हो, इसकी वजह से अंदर की ओर मॉलिक्यूल एक फोर्स लगाता है। उसी मॉलिक्यूलर फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी कि जो उस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर हुआ है, जो फोर्स उसके अंदर रिस्टोर हुआ है, उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। और अगर आप एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाए हुए हैं उस स्प्रिंग में, यानी कि आप इतना फोर्स मत लगाइए कि स्प्रिंग परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो जाए और अपने उस ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए, तभी के अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जब आप उसको परमानेंटली आप उसको एक्सपैंड कर देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स वो खत्म हो जाता है। अंदर उसके ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स नहीं होता है, होता है, लेकिन फिर वो ये कंडीशन नहीं अचीव हो पाएगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इंटरनल फोर्स भी जीरो है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में इस वाली पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे या इसको मीन पोजीशन बोलेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके खींचकर इस कंडीशन में ले आते हैं, आपका अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तो इसके अंदर इधर की ओर एक फोर्स लग गया जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब ये जीरो नहीं है और इस फोर्स की टेंडेंसी होगी कि इस बॉडी को खींचकर फिर से इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आए, और जैसे ही अपना ये फोर्स आप रिमूव करेंगे, इसी फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यहां पर आएगा। लेकिन इस कंडीशन में इतना दूर तय करने के बाद, एक्स डिस्टेंस चलने के बाद, इसमें इतना वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा कि इस पोजीशन पर ये रुक ही नहीं पाएगा इनर्शिया की वजह से, और इस पॉइंट को ये ओवरकम कर जाएगा और यहां कहीं पर आ जाएगा, और इस कंडीशन में फिर से स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। और अब कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग फिर से एक्सपैंड होना चाहेगा, कंप्रेस होने पर एक्सपैंड होना चाहता है, और जब एक्सपैंड रहता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहता है। तो फिर से अब यहां पर एक फोर्स जनरेट हो गया जिसको हम एफ रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और अब देख रहे हैं कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर है। यहां पर जब बॉडी थी तो रिस्टोरिंग फोर्स कंडीशन इक्विलिब्रियम, वो फोर्स का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर था। यानी कि ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, देखो इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर। मतलब किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट ही रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर माइनस आ गया। यानी कि माइनस साइन इज इंडिकेट दैट ऑफ दिस इक्वेशन इज जस्ट फोर्थ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये बताता है, माइनस साइन उसके लिए ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में भी होगा उसके अपोजिट साइड में ही ये फोर्स लगेगा। तो यही यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान से देखिए, हेयर द डिग्री ऑफ x इज 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। ध्यान से देखना बेटा एक एक चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी, इसको मिटाकर आगे बढ़ना होगा हमको, कोई भी मोशन लीनियर इक्वेशन हो तभी हम उसके एसएचएम को देख पाएंगे। इट मींस दैट जो हमने पढ़ा है कि एक सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन करता है तो इसका तो मोशन कुछ ऐसे हो गया, तो भैया ये तो एसएचएम का एग्जांपल है ही नहीं। लेकिन हम आपको शुरुआत से ही लेक्चर में बता रहे हैं कि नहीं, द मोशन ऑफ द वॉल वॉच इज ऑल्सो, द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल वॉच इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द एसएचएम। तो फिर तो मैं गलत बता दिया। तो नहीं मेरे बेटे, ये गलत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम इज लाइक दिस, इस तरीके से है। और ये एक्स जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिधर रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट हो रहा है, कहने का मतलब। तो यहाँ एक्स लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्स बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखें, नोट पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये इक्वेशन लीनियर का है तो एक्स बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम एसएचएम है तो सिंपल पेंडुलम का जो ऑक्सीलेशन है उसको छोटे छोटे खंडों में, इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट में उसको डिवाइड कर लो, और इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं जब आप, तो किसी भी एक दो लाइन के बीच में एक डिवीजन जो आपको मिलेगा
उस डिवीजन को उठा के देख लेना, वो डिवीजन कैसा होगा, लाइक एज स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इस तरीके से हम सिंपल पेंडुलम को इस थ्योरी के बेसिस पर हम क्या मानकर चलते हैं कि वो एक बेस्ट एग्जांपल है एसएचएम का। समझ में आई बात? क्योंकि हम किसी भी पेंडुलम को एसएचएम जब बोलते हैं तो हमारा ये मन वो नहीं रहता है, मतलब अप्रोच नहीं रहता है कि हम उसको एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की ओर देखें। हमारा अप्रोच क्या रहता है कि हम उसको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लिए हैं, तभी तो ये इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन बन पाएगा। जो ये इसका पाथ है तभी तो स्ट्रेट लाइन बन पाएगा, क्योंकि यहाँ x की जो डिग्री है वो 1 है, और 1 क्या है, एक लीनियर पाथ को ओबे कराता है। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसके पाथ को इनफाइनेटली स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और छोटे से पार्ट को उठाकर देखेंगे तो बेस्ट एग्जांपल मिलेगा ऑक्सीलेटरी मोशन का। और जहां पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलती है, 2 3 5 7 9, वहां पर नॉट एसएचएम मिलेगा। क्या मिलेगा वहां पर, नॉट एसएचएम मिलेगा। वहां पर कुछ अलग तरीके का अपना एक सिनेरियो दिखेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसी को ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। एसएचएम का और भी आपको एग्जांपल बता दें। एसएचएम का एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो इमेजिनरी टनल इनसाइड द अर्थ, एक इमेजिनरी टनल इनसाइड द अर्थ, अगर आप देखें अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी टनल खोलें तो उसमें देखें तो उसमें भी आपको ये बढ़िया एग्जांपल दिखता हुआ मिलेगा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एक बॉडी को ऐसे छोड़ दें, अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी टनल हमने खोदा है, तो ये बॉडी इधर से इधर आएगी, फिर ये बॉडी इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर ऐसे आती जाती रहेगी, लेकिन कभी उस टनल से होते हुए बाहर नहीं निकलेगी। तो ये एसएचएम के ये सारे हो गए। और नॉन एक्सीलेटरी का हमने बताया गया, नॉन एक्सीलेटरी मोशन क्या है, नॉट एसएचएम क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है। ठीक है बेटा, पीरियोडिक के और भी एग्जांपल आपको बता दें। पीरियोडिक या कह सकते हैं कि इसके एग्जांपल बताएं आपको, ये नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन के। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, 27.3 दिन में वो अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्या है वो, नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है, वो नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है। आपको बता दें अर्थ के पास 2 मोशन है, एक सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में और एक अपने एक्सिस पर। तो अपनी एक्सिस पर जो 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है, ये भी क्या है, एक नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है। समझ पाए ना बात, अब समझ पाए ना। और हम कह दें कि अर्थ एलिप्टिकल पाथ में जब चलता है तो सन का एक राउंड कंप्लीट करता है 365 डेज में, तो वो भी क्या है, नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। समझ पा रहे हो ना बात आप, ये सब है। और मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीलेटरी मोशन का मोशन ऑफ द मिनट नीडल ऑफ द हैंड वॉच, सेकेंड नीडल ऑफ द हैंड वॉच, आवर नीडल ऑफ द हैंड वॉच, दीज आर एग्जांपल ऑफ द नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन। ये सब नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है। हम आपको बता दें मरकरी, एग्जांपल बता ले रहे हैं ना, मरकरी 88 दिनों में सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, और लगभग वो सन से बहुत करीब है, बहुत हॉट भी है, और उसका भी 88 दिन में एक चक्कर लगाना भी क्या है, नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है। पीरियोडिक तो है, 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर ले रहा है और बार बार 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है, पीरियोडिक है, नॉन ऑक्सीलेटरी है। लेकिन जब आप ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करेंगे तो ऑक्सीलेटरी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, एसएचएम में हो जाएगा, नॉट एसएचएम में हो जाएगा। एसएचएम वो इक्वेशन होंगे जहां पर एक्स की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डिग्री 1 होगी, और जहां पर एक्स की वैल्यू 3579 होगा, वो नॉट एसएचएम होगा। एसएचएम के और भी एग्जांपल हमने, जैसे आपको हमने 1-2 एग्जांपल बताया एसएचएम का, क्या होता है, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम, एक इमेजिनरी टनल अर्थ के अंदर खोद दें, उसमें एक बॉल रख रहे हैं, तो वो समझ गए ना बात आप। और ऐसे हाँ, हार्ट बीट, आदमी का हार्ट बीट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जो ऑक्सीलेटरी और इस तरीके से इनका होगा, और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं इसमें बताने के लिए। वर्टिकल मोशन ऑफ द कॉर्क ऑन द लिक्विड सरफेस, ये भी एग्जांपल है। एंड पिस्टन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन, ये भी एसएचएम का एग्जांपल है, ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है ये। पिस्टन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन, आप देखेंगे सिलाई मशीन आपके घरों में होती है, सिलाई मशीन के जो पिस्टन होते हैं वो भी अप एंड डाउन चलते हैं, तो वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल हैं, आपके घर में ये होता है। और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस जो स्ट्रिंग वाले जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार, गिटार और वायलिन, ये सब जितने भी हैं सब ऑक्सीलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सितार, गिटार, वायलिन, ये सब ऑक्सीलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हाँ, जब हम किसी मैग्नेट को
फ्रीली एक थ्रेड से, किसी मैग्नेट को एक थ्रेड से बांधे और बांध कर लटका दे फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो उसे चाहे जिस मोशन में हम चाहे जिस डायरेक्शन में करके छोड़ देते हैं तो इट ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ। तो ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है कि वो जो हमारा मैग्नेट है वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा। तो ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ये भी मोशन ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड in a U-tube composed in the one limb of the left free, ये भी एग्जांपल है इसका। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इतनी बातें कंप्लीट हो। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट रहा था, बताते हैं। ये क्या छूट रहा था कि बहुत से जगह पर आप देखते होंगे वाइब्रेशनल मोशन लिखा हुआ होता है। ये वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? तो वाइब्रेशनल मोशन इज जस्ट ऑक्सीलेटरी मोशन। बेटा याद रखना, ऑक्सीलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन ही है। लेकिन आपको बता दूं, जरा सा उसमें समझने की कोशिश है। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और एनर्जी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए वाइब्रेशनल और इसमें थोड़ी सी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑक्सीलेटरी मोशन की लो होती है। तो और एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, एम्पलीट्यूड जो है कम होता है इसका। तो हम इसी वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जैसे हम एक गिटार बना लें, एक गिटार बना लें, ये गिटार बना लिए ये, तो हम ऐसा कहें कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। यहाँ पर जब इसको बजाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और इस केस में हम ऑक्सीलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसमें बहुत हाई होती है। तो ये हमारा हो जाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो आपको बता दें कि वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है तथा एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। और ऑक्सीलेशन मोशन को ही हम कह सकते, ऑक्सीलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। और ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। एक चीज और आपको बता दें कि कभी आप ये मत समझिएगा कि जो एसएचएम है एक वेव है या ऑक्सीलेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी वेव है। वेव नहीं है भैया, ये वेव नहीं है। ये ठीक वही चीज है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ कर आए हैं। ये भी एक तरीके का मोशन ही है। बस स्पेशल क्या है इस मोशन में कि कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के हेयर एंड देयर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यही है वो ऑक्सीलेटरी मोशन, यही है। और आई थिंक मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन में आपको पूरा बता भी दिया कि कौन कौन सा केस बनता है और किस तरीके से बनता है। और एक चीज और छूट रहा है, नोट पॉइंट, वो भी नोट पॉइंट में उसको लिखिए, ब्रह्म वाक्य है ये, नोट पॉइंट है। देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल, चाहे जिसके हों, चाहे इसके हैं, चाहे वो एसएचएम के हों, चाहे जिसके भी एग्जाम्पल हों, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब के सब पीरियोडिक मोशन है। लेकिन सब के सब जितने भी हैं सब के सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक मोशन हो ये एसएचएम का हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एवरी मोशन is related to the periodic motion but it is not necessary to related the oscillatory motion। ये नेसेसरी नहीं कि जो पीरियोडिक हो वो ऑक्सीलेटरी भी हो। समझ पाए बात ना, कि सारा मोशन, सारा का सारा ऑक्सीलेशन या आप कह सकते हैं कि एसएचएम या ऑक्सीलेटरी मोशन, जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन है सब के सब पीरियोडिक होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब के सब पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हों। एग्जाम्पल के तौर पर motion of the planet and satellite is a periodic motion but it is not an oscillatory motion. Motion of the moon around the sun and it is complete 27.3 it is complete one rotation in 27.3 days but it is not a oscillatory motion but it is a periodic motion। चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, 27.3 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये एक पीरियोडिक मोशन है लेकिन ये ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है, वो एक नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है।
समझ पाई बात। अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमता है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन है, एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वो एक ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन इसका एग्जांपल मोशन ऑफ द वॉल वॉच या मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम ये एग्जांपल है ऑक्सीलेटरी मोशन का, ये एग्जांपल है ऑक्सीलेटरी मोशन का, और फिर ये पीरियोडिक भी है। जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन हैं वो सब के सब पीरियोडिक हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हों। और एक बात बता दूं कि सारे के सारे ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन आपको बता दें कब होते हैं। ये केस भी आप अपने दिमाग में, अपने जहन में रखें। जहां पर एनर्जी कंजर्व होती है वहीं पर, एनर्जी जहां पर क्या होती है, कंजर्व होती है। ठीक है बेटा। और 99% केस में एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीलेटरी जितने भी मोशन हो के एग्जांपल हैं वो सब के सब पीरियोडिक हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी हो, क्योंकि सारे के सारे पीरियोडिक नॉन ऑक्सीलेटरी भी हो सकते, सारे के सारे पीरियोडिक नॉन ऑक्सीलेटरी भी हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जो इंट्रोडक्शन हमने कराया एसएचएम से या ऑक्सीलेशन से, कि आप समझ जाएं कि वो चीज़ क्या है। तो आप जो भी इसमें लैकनेस या कमियां या और बढ़ाना घटाना जो कुछ भी इसमें रह गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।